हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे भी देखी थी, उनका डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप भी देखा था, क्यों उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसमें हाई वोल्टेज का क्या रोल था, और किस तरह जो है मेटल प्लेट जो एनोड और कैथोड पे रखे थे उनमें से क्यों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, क्योंकि हाई वोल्टेज का रिलेशन था। तो किस तरह कैथोड से एक हमें पूरी स्ट्रेट लाइन के तौर पे वो दिखे कि एक मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉनों की फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो आज हम वहीं से आगे अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है कैरी करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास थॉमसन्स मॉडल 1897। तो थॉमसन के मॉडल के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे और उसकी जो फेलियर थे वो क्या क्या थे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो जे थॉमसन का जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर। हाँ, जे थॉमसन ने जो है अपने इस मॉडल को जो है वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था कि जो एटम होता है हमारे पास वो जस्ट लाइक वाटरमेलन होता है। तरबूज में जो रेड हिस्सा होता है, जो रेड पार्ट होता है, जे थॉमसन ने कहा था कि एटम के अंदर भी वैसा ही होता है। और वो जो रेड पार्ट उसने कहा था वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। और उसने कहा था कि जैसे वाटरमेलन में उसके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल उसमें धंसे हुए होते हैं, तो उसी तरह जो है एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। उसने ये चीज़ कही थी। थर्ड पॉइंट जो उसका था कि उसने एक्सप्लेन किया था, जे थॉमसन ने ये कहा था कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ़ जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के बराबर, और जो ये हमारे पास जो एटम होता है ये हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। तो जे थॉमसन के जो फेलियर थे वो क्या क्या थे। पहले फेलियर की बात करें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियस और एम्प्टी स्पेस इन एटम। ये ना तो न्यूक्लियस के बारे में बता पाया और ना ही ये जो है जो एटम के अंदर जो स्पेस होता है उसको नहीं बता पाया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। ये जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी नहीं बता पाया, जो हम आगे पढ़ेंगे बोहर के मॉडल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा। थर्ड पॉइंट जो आता है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स्ड इन अ स्टेशनरी स्फीयर, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। जो जे थॉमसन ने बात कही थी उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट पे पूरे धंसे हुए होते हैं। जो चीज़ की हम जो मॉडर्न में जो अभी जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जो जे थॉमसन का एक मेजर ड्रॉबैक भी रहा। मेजर थर्ड पॉइंट जो जे थॉमसन का था फेलियर का, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड इन अ स्टेशनरी स्फीयर, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने ये चीज़ कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के अंदर जो है पूरे धंसे हुए होते हैं और स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। जबकि हम मॉडर्न टाइम में जो एटम के मॉडल की बात करते हैं हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इस चीज़ को जो है जे थॉमसन नहीं बता पाया था। उसने ये चीज़ कही थी कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं। ये जे थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसका ये पूरा एक हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन प्लस रिजल्ट ये था हमारे पास, और क्या उसके फेलियर रहे ये हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1917। मिल्किन की अगर हम बात करें तो उसका जो ये मॉडल है जो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या था। मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस था वो था टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। की इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो है मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर हम इसके मेथड्स की बात करें, पहले तो इसके सेटअप की ओर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। पहला हमारे पास आता है एटोमाइज़र, सेकंड आता है ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक्सरे सोर्सेज, चार्ज मेटल, माइक्रोस्कोप, और चार्ज मेटल प्लेट विच इज़ नेगेटिव चार्ज, और चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट। इनका रोल तो हम बाद में देखेंगे। और बेसिक्स जो मैं आपको इन सबसे पहले बताना चाहती हूँ। अब मान लो आपको भी पता है ग्रेविटी हमेशा जो है अंदर की ओर ऑब्जेक्ट को खींचती है। स्मॉल जी की अगर हम बात करें तो चीज़ों को अर्थ की ओर खींचती है। एक टाइप की फोर्स होती है जो चीज़ों को नीचे की ओर खींचती है। तो अब हम पहले मेथड की ओर चलते हैं। क्यों मैंने ये जी की वैल्यू, जी का रिलेशन बताया यहाँ पे, ये हम आगे देखेंगे। मेथड्स की बात करें, टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स वर स्प्रेड into a chamber and charged using X-rays. An electric field was supplied between the metal plate and droplet but observed through the microscope. तो बेसिकली यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, तो हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है ये बोलता है कि एटमाइज़र के थ्रू क्या किया, यहाँ जो ऑयल भरा हुआ था ऑयल को जो है यहाँ पंप करके इधर भेज दिया। ठीक है, जो बेसिकली आपने कभी ये स्प्रे वगैरह की होगी, तो इस तरह जो है यहाँ एटमाइज़र के थ्रू हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हुआ।
इधर ऑयल था, यहाँ से प्रेस करके ऑयल की ड्रॉपलेट्स को इधर भेजा गया। अब नो डाउट ग्रेविटी के कारण ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की ओर जाना शुरू कर देगी और चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सरे का यूज़ किया गया है। अब हमने लास्ट टाइम यही चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में ले जाना है या एक्साइटेड से फिर आगे मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में आ जाए, तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ करंट दे के ये चीज़ें कर रहे हैं, हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक्सरेज के थ्रू जो हमारी रेडिएशन है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इन प्लेटों को चार्ज कर रहे हैं। अगर ये चार्ज हो जाएगी तो नो डाउट इसमें से जो ऊपर से हमारे पास ऑयल आ रहा था, ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ रही थी, वो भी चार्ज होकर इस होल से नीचे की ओर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर वर्क करती है। अब दूसरा अगर मैं कहूँ, मान लो इधर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल कर दूँ ग्रेविटी के बराबर, तो क्या होगा? क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ। या फिर दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जी की वैल्यू इक्वल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा? क्योंकि जी हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाती है, बट मैंने इसकी बढ़ा दी है इधर से वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो एयर ड्रॉपलेट है वो बीच में ही फ्लोट करना शुरू कर देगी? क्योंकि ऊपर से अगर मैं कहूँ स्मॉल जी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं 9.8 होती है और नीचे से मैं उतना ही करंट दे रही हूँ, क्योंकि ये तो इनिशियली इसको ऊपर से नीचे भेज रहा था ग्रेविटी के कारण, बट नीचे से ऊपर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऊपर की ओर मूव कर रही है, क्योंकि इसका यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल और इधर है नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको भी पता है ऊपर से जो चार्ज आ रहा है, तो ये हमारे पास नो डाउट इसमें जो है ऑयल ड्रॉपलेट में चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास बीच में स्टेबल हो जाएगी ऑयल की ड्रॉपलेट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ग्रेविटी। ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये चीज़ क्या है। तो बेसिक सा अगर मैं फिर से बात कहूँ इस वाले एक्सपेरिमेंट की, फिर से बता देती हूँ एक बार। एटमाइज़र के थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट इधर को मूव कर दी और ऑयल ड्रॉपलेट फिर इस होल से होते हुए नीचे आ गई। ये हमने जो प्लेट्स थी ये चार्ज कैसे कर दी? ड्यू टू एक्सरेज। एक्सरे के कारण ये प्लेटें चार्ज हो गई, ऊपर से ग्रेविटी वर्क कर रही थी, नीचे से हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, जिस कारण जी और ई बराबर कर दिए और ऑयल ड्रॉपलेट बीच में ही फ्लोट करना शुरू कर देगी। और यहाँ से मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से अब ऑब्जर्वेशन करूँगी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस्ड विद ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स द ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड और स्टेबल इन एयर। जो ड्रॉपलेट थी वो एयर में स्टेबल हो जाएगी। फ्रॉम दिस बैलेंस द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट वॉज कैलकुलेटेड। और इसके बाद क्या किया गया था? जब ड्रॉपलेट बिल्कुल फ्लोट करना शुरू कर देती है उसके बाद उस ड्रॉपलेट पर कितना चार्ज था ये कैलकुलेट किया गया एक इक्वेशन के थ्रू, विच इज़ क्यू ई इज इक्वल टू एम एंड जी। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मास एंड ग्रेविटी। चार्ज आपको पता है कि कितना होगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की, मास कितना था और ग्रेविटी कितनी थी, और जिस कारण जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। ये हमें भी पता है कि चार्ज के SI यूनिट की बात करें, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कुलम्ब, और कितना चार्ज था? 6.02 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन कैरी अ फंडामेंटल चार्ज, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने देख लिया था। तो ये हमारे पास मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जो 1917 में मिल्किन ने किया था। किस चीज़ के लिए? टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ हमारे पास मिल्किन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की आती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पहला था क्यों किया गया था? टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किस लिए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड आता है कि क्या हुआ था जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर दिया गया था ग्रेविटी के, तो जो हमारे पास ऑयल का जो पार्टिकल था वो स्टेबल हो गया था। तो ये हमारे पास मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। हल्का सा ओवरव्यू की अगर हम बात करें मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की, क्यों किया गया था? ये बेसिक सी वही चीज़ आती है हमारे पास। क्यों किया गया था? टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना चार्ज होता है उसके लिए किया गया था। तो दूसरा आता है हमारे पास, अब हम इसको हल्का सा ओवरव्यू यहीं पे लेते हैं। एटमाइज़र था जिसने देखा गया हमने कि क्या कर दिया, ऑयल बहुत सारा इधर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई और मेटल प्लेट में पोरस थी, और यहाँ से क्या देखा हमने, एक्सरेज के थ्रू जो है हमारे पास यहाँ पे मेटल को चार्ज कर दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं एक हमारे पास
एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आ जाती है, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है और नीचे की ओर ग्रेविटी लगा दी गई है। तो ये अभी हम आगे भी देखेंगे। पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया था। हाई वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे बताया गया, जो हमने देखा था एक्सरेज के थ्रू इन्होंने दी थी। तो ऑयल ड्रॉप ने क्या मेजर किया, हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। और हुआ कब था ये, हमारे पास आइडिया, जो इनिशियल आइडिया था आर ए मिलिकन का, वो 1906 में दिया था। और की मेजरमेंट जो है अब हम आगे यहाँ देखने को मिलते कब हुई थी, मिलिकन की अगर हम करें, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी 1923 में मिला था। और 1909 में हम यहाँ देख सकते हैं कि रॉबर्ट का जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो इसने अपना आइडिया दिया था। तो बेसिक से अगर हम बात करें फिर से, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक से यहाँ देखते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर ग्रेविटी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो नो डाउट क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा, ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। सेकंड है मेथड ऑफ, अगर हम करें मेथड प्रिंसिपल की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटी, ड्रॉप जो है सस्पेंड हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी एक ही जगह पे। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई ग्रेविटी से, तो ड्रॉप जो है ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगी थर्ड केस में। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हल्का सा भी ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज कर देते हैं तो कैसे ऑयल ड्रॉप अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अगर दोनों को हम स्टेबल रखते हैं तो ऑयल ड्रॉप हमारे पास स्टेबल हो जाती है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा हुई तो ऑयल ड्रॉप नीचे आ जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई तो ऑयल ड्रॉप पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चली जाएगी। तो ये बेसिक सा हमारे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जो था कि चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा हमारा जो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उससे इनिशियली थॉमसन के मॉडल के जो मेन ऑब्जर्वेशन थी और क्या उसकी फेलियर थी, इसके बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।